My dear student, welcome to Balawali's world. And topic for today is disorder of respiratory system. Right? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एस्थमा का. ठीक है. तो एस्थमा को ब्रोंचियल एस्थमा भी बोला जाता है या ब्रोंकियल एस्थमा भी बोला जाता है. ठीक है. तो अब देख लेते एस्थमा है क्या. एक्चुअली एस्थमा इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल. ब्रोंची भी बोल सकते हैं, ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं. ठीक है. मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा है तो आप आपके मतलब हिसाब से प्रोनाउंस करिए कि एस्थमा एक्चुअली क्या है. इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल. और इन्फ्लामेशन है क्या. इन्फ्लामेशन एक्चुअली क्या है. सूजन आना, फूल जाना. ठीक है. तो कहाँ पर फूल जाता है, कहाँ पर सूजन आता है. ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल में सूजन आता है, फूल जाता है. ठीक है. तो एक्चुअली है क्या ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल है क्या, ये आपको जानना जरूरी है. तो ये मानिए कि अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम. राइट. ये हो गया अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर. ये लंग है. ठीक. तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका कौन सा वाला बताइए, ट्रैकिया. ट्रैकिया. तो देखिए बाद में ट्रैकिया इज अगेन सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. ठीक है. ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया. तो इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंची. क्या बोलेंगे इसको बताइए, प्राइमरी ब्रोंची. तो प्राइमरी ब्रोंची को मैंने 1 डिग्री लिख दिया. आप 1 डिग्री मत लिखना, प्राइमरी लिखना. नाउ प्राइमरी ब्रोंची अगेन सब डिवाइडेड इंटू फर्दर ब्रांच. तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंची. राइट. सेकेंडरी ब्रोंची फिर से डिवाइड होता है तो इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंची. ठीक है. तो प्राइमरी ब्रोंची को 1 डिग्री लिखा, सेकेंडरी ब्रोंची को 2 डिग्री लिखा, टर्शियरी ब्रोंची को 3 डिग्री लिखा. तो आप डिग्री विग्री मत लिखना, आप प्राइमरी ब्रोंची, सेकेंडरी ब्रोंची एंड टर्शियरी ब्रोंची ऐसा लिखना. नाउ ब्रोंची इज ऐसे सब डिवाइडेड होते रहेगा. ठीक है. और बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रोंचियोल में. किस में कन्वर्ट होता है, ब्रोंचियोल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो ये जगह, ये जो पार्ट है, ये पार्ट में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन आता है. तो किस में इन्फ्लामेशन आएगा, प्राइमरी ब्रोंची, सेकेंडरी ब्रोंची, टर्शियरी ब्रोंची एंड फाइनल जब यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो एल्वियोलाई में कन्वर्ट होने के पहले जो ये जो प्लेस है इसको बोलेंगे ब्रोंचियोल. तो ये सब जगह पे क्या हो जाता है, सूजन आता है, इन्फ्लामेशन आता है. अब बताइए यहाँ पर अगर सूजन आता है, इन्फ्लामेशन आता है, तो क्या आपने जो ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर रहा है, ठीक है, वो एल्वियोलाई तक आके पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा. तो ब्रीदिंग बहुत क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. बात समझ में आ गया क्या. तो ये होता है एस्थमा का प्रॉब्लम. ठीक है. अब दूसरा बात देखिए, एस्थमा अगर होता है तो क्या होता है, इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मेनली ड्यूरिंग एक्सपीरेशन. कब डिफिकल्ट ज्यादा होगा, जब आप सांस छोड़ देंगे, CO2 को छोड़ देंगे बाहर, तब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. और क्या होगा, इट इज ओरेस्ट एट नाइट. रात में सांस लेना बहुत ही तकलीफ हो जाएगा. ठीक है. एंड कॉज व्हीजिंग साउंड. ठीक है. गला से क्या हो जाएगा, सू सू करके आवाज आएगा. ठीक है. अब जब सांस लेंगे ना, एक्सप्रेशन करेंगे और इंस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा, सू 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 करके आवाज आएगा. ठीक है. तो उसको बोलते हैं व्हीजिंग साउंड. राइट. तो ये होता है क्या बताइए, एस्थमा का सिम्टम. अब देखिए एक आपको ट्रिक बताते हैं कि एग्जाम में जो पूछा जाता है कि एस्थमा कहाँ पर होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, नीट एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है. तो आप सीधा अल्फाबेट याद रखना जो हमने छोटापन में सीखा, A B ऐसा. ए के बाद तो बी ही आता है. ठीक है. तो ए स्टैंड फॉर व्हाट, एस्थमा. ठीक है. तो एस्थमा कहाँ पर होता है, बी याद रखना. तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है. तो कहाँ पर होता है देखिए, ए बी फॉर ब्रोंची, बी फॉर ब्रोंची एंड बी फॉर ब्रोंचियोल. याद रहेगा. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम के लिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एस्थमा कहां पर होता है, तो अब सीधा याद रखिएगा ABB. तो ए फॉर एस्थमा. एस्थमा कहां पर होता है,
ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल में, ठीक है। इसलिए अस्थमा को क्या बोला जाता है, ब्रोंचियल अस्थमा भी बोला जाता है, ठीक है। इसको एलर्जी भी कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि विषय क्या है। अब देखिए यहाँ पर अगर अस्थमा हो जाता है तो ये एक्चुअली क्या होता है, इट इज एक्चुअली एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस इज सेक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट which may clog और block the bronchi and bronchiole। अब बात यहां पर समझिए बच्चों, यहां पर ये जो ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल है, ठीक है, तो यहां पर क्या रहता है, कुछ स्पेशलाइज सेल रहता है। ये सब जगह पे स्पेशलाइज क्या रहता है बताइए, ये लाल लाल मैं बना रहा हूं, हर जगह पे रहता है। ऐसे मैंने तो गिना चुना कुछ बनाया। ये क्या रहता है यहाँ पर, कुछ स्पेशलाइज सेल। और ये जो सेल है इसका नाम है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गॉबलेट सेल होता है। और इसके अलावा और क्या होता है, देखिए यहां पर और दिखाता हूं, ये जो ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल है इसके ऊपर क्या होता है, स्मूथ मसल। क्या होता है यहाँ पर बताइए, ये सब जगह पे क्या होता है, ब्रोंचियोलर स्मूथ मसल होता है, ठीक है। ये जगह पे, ये सब जगह पे क्या होता है, ये सेल के अलावा क्या होता है, यहाँ पर स्मूथ मसल होता है। तो ये स्मूथ मसल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये अंदर का ये जो लुमेन है ये क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो आप सांस आराम से ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो ब्रोंकियोलर स्मूथ मसल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो है ये क्या होता है, ब्रोंचियोलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये पूरा लंग्स में रहता है ऐसा स्मूथ मसल, ठीक है। तो ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल में रहता है, इसलिए इसको बोला गया ब्रोंचियोलर स्मूथ मसल, ठीक है। आप स्मूथ मसल याद रखिएगा तो काफी है, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रोंचियोलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, राइट। दूसरा बात क्या होता है, ये गॉबलेट सेल क्या करता है, ये रिलीज करता है म्यूकस, MUCUS। पर म्यूकस नॉर्मल अमाउंट में ऐसे गॉबलेट सेल रिलीज करता है, पर अब क्या होगा, जो अस्थमा पेशेंट है ये एक्सेस अमाउंट में क्या करेगा बताइए, म्यूकस को रिलीज करेगा। एक्सेस अमाउंट में अगर म्यूकस रिलीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, नाक से पानी आएगा, नाक से सिंबुड़ आने लगेगा, ठीक है, सीधा बात है। तो ये नाक से ये जो सिंबुड़ है एक्चुअली, ठीक है, तो ये कहाँ से प्रोडक्शन होता है, ये गॉबलेट सेल उसको बनाता है, ठीक है। तो इसका सेक्रेशन अगर एक्सेस हो गया तो एक्सेस अमाउंट में आपका नाक से क्या आएगा बताओ, म्यूकस आने लगेगा, मतलब सिंबुड़ आने लगेगा, जो क्या करेगा, ब्रीदिंग को क्या कर देगा, बहुत ही डिफिकल्ट कर देगा, और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हेडेक होने लगेगा, राइट। तो और क्या बात है यहाँ पर देखिए, और एक बात हो सकता है कि ये जो अस्थमा है, एलर्जी है, ये होता किस लिए, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है एलर्जेन। क्या रेस्पॉन्सिबल रहता है बेटा, एलर्जेन, ठीक है। अब हमको जानना है कि एलर्जेन एक्चुअली क्या है, ठीक। तो बात करते, पहले मैं बोर्ड रब कर लेता, राइट। हाँ बेटा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एलर्जेन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम वेयर, मास्ट सेल। तो एलर्जेन किसको स्टिमुलेट करता है, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है बताइए, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। क्या रिलीज करने के लिए, ये रिलीज करने के लिए मजबूर करता है, क्या, हिस्टामिन रिलीज करने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है। कौन मजबूर करता है, एलर्जेन। तो यहाँ पर 3 MCQ यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, मैं पहले पढ़ के सुना था, 3 MCQ क्या है कि एलर्जेन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल व्हिच कॉज एलर्जी। एलर्जी और अस्थमा जो है ये कॉज कौन करता है, एलर्जेन करता है। और एलर्जेन किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है मास्ट सेल को। और मास्ट सेल जब स्टिमुलेट होता है तो वो रिलीज करता है क्या बताइए, हिस्टामिन रिलीज करता है, ठीक है। और ये हिस्टामिन कॉज करता है क्या, एलर्जी, राइट। ये बात समझा या नहीं समझा बताओ। देखो ये बात आपको एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए नीट स्टूडेंट ये आपको समझना चाहिए, ठीक। अब और एक बात जो आपको समझना ही चाहिए, जो है क्या है, डिफरेंस बिटवीन एलर्जेन, LAALLER
GEN, एलर्जेन वर्सेस एंटीजन, एंटीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए नीट स्टूडेंट, एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए डॉक्टर, ये आपको जानना ही चाहिए, ठीक है, कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलर्जेन एंड एंटीजन। तो यहाँ पर तो आप जान चुके हैं कि एलर्जेन इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एलर्जी और एस्थमा, ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, ALLERGY, राइट, सॉरी ALLERGY, एलर्जी कॉज करता है कौन, एलर्जेन। और एंटीजन जो है ये एक्चुअली कॉज करता है डिजीज, जबकि ये एलर्जी भी एक तरह का डिजीज ही है, ठीक, डिजीज, ठीक है। अब देखिए एंटीजन किसको बोलते हैं, मानिए ये कौन है, अभी के डेट में सबसे ज़्यादा पेंडेमिक जो डिजीज़ है वो है कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, कोविड-19 जो है वो सबसे, अब मानिए कि ये कोरोना वायरस है, ठीक, और ये हो गया पेड़ से आए वाला एक पोलेन, ठीक है, फूल में पोलेन रहता है, पेड़ में पोलेन रहता है, तो ये पोलेन है, राइट, ये हो गया पोलेन और ये हो गया कोरोना वायरस, ठीक। तो वायरस के ऊपर क्या रहता है, कुछ देखिए स्पाइक प्रोटीन है, ये जो वायरस के ऊपर, वायरस का ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, ये वायरस का क्या है, लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर और भी डिफरेंट तरह तरह का क्या रहता है बताइए, प्रोटीन रहता है, ठीक है, ऐसा ऐसा इसके अंदर और प्रोटीन रहता है। तो ये जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं एंटीजन, एंटीजन, ठीक है। ये एंटीजन हमेशा किसी के लिए भी क्या होता है, खराब होता है, और एंटीजन इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। तो ये भी डिजीज कॉज करता है, एलर्जेन भी डिजीज कॉज करता है, और एंटीजन भी डिजीज कॉज करता है। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एलर्जेन। अब देखिए मान लो कि 100 इंडिविजुअल लिया यहाँ पर, 100 लोगों के अंदर कोरोना वायरस आ गया, तो 100 में 100% क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो जाएगा, कोरोना वायरस उसको डिजीज कॉज करेगा, मतलब कोविड-19 हो जाएगा उसको, ठीक है, मतलब ये डिजीज से अफेक्टेड हो जाएगा। बट एलर्जेन का एक खासियत है, ठीक है, जो पर्सन एलर्जिक है या जो पर्सन का एस्थमा का प्रॉब्लम है, खाली उसी को ही एलर्जेन को मतलब क्या करेगा, अटैक करेगा, बाकी लोग क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। बात समझा या नहीं समझा बताओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो एलर्जेन है, मान लो कि 100 जन के अंदर पोलेन चला गया, ठीक है, ये पोलेन ये 100 इंडिविजुअल के अंदर चला गया, तो क्या रहेगा, 80% इंडिविजुअल जो है ये क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है, और बाकी जो 20% इंडिविजुअल है उसको क्या हो जाएगा, एलर्जी, क्या हो जाएगा इसको बताइए, एलर्जी हो जाएगा। मतलब एलर्जेन इज नॉट हार्मफुल फॉर एवरी इंडिविजुअल इन द स्पीशीज, बट एंटीजन इज 100% हार्मफुल फॉर ऑल द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। ये बेसिक डिफरेंस जो है ये समझ लेना। अब देखिए ये जो एलर्जी ये किसके वजह से होता है, एलर्जेन की वजह से होता है, और हम आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये कैसे हमारे अंदर एलर्जी कॉज करता है, राइट। हाँ बच्चों, तो अभी देखिए ये लाइन मैंने मिटाया नहीं क्योंकि आगे आपको थोड़ा सा और काम आने वाला है। देखिए यहाँ पर मैं फिर से क्या बनाता, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता। तो ये हो गया आपका कौन बताइए, ये हो गया आपका ट्रकिया, और ये क्या हो गया, प्राइमरी ब्रोंची, फिर प्राइमरी ब्रोंची फिर सब डिवाइडेड होता है किसमें, सेकेंडरी ब्रोंची में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका लंग है और इधर ये वाला और एक लंग है, राइट। तो आप मानिए कि मैंने अभी अभी आपको समझाया कि एलर्जेन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल व्हिच कॉज एलर्जी। अब मानिए कि आपने सांस लिया और ये सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, आपका एम था ऑक्सीजन लेना, पर इसके साथ साथ क्या आ गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में पोलेन आ गया या डास्ट आ गया, ठीक है। तो डास्ट आ गया, ठीक है, अब या डास्ट आया या तो पोलेन आया, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर ये आपको एकदम डिटेल्स में इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक। अब देखिए ये जगह पे क्या होता है, इसके ऊपर
स्मूथ मसल रहता है, जिसको बताया था मैंने ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल, राइट। ये ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल है, ठीक है, ये ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल यहाँ पर भी है, ये ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल, ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल, ये क्या है, ये भी ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल ऐसा है। दूसरा बात, ये जगह ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल के अलावा यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज सेल होता है, बहुत सारा सेल होता है। एक बार बताया था मैंने गॉबलेट सेल, पर ये वाला जो सेल है ये गॉबलेट सेल नहीं है, ठीक है। ये जो सेल है इसको बोलते हैं मास्ट सेल। कौन सा सेल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मास्ट सेल। और बीच बीच में यहाँ पर और एक सेल रहता है जिसको हम बोलेंगे मैक्रोफेज, ठीक है। यहाँ पर बीच बीच में और एक बड़ा सा सेल रहता है जिसको क्या बोलेंगे, मैक्रोफेज, राइट। ये कौन सा सेल है बताइए, मैक्रोफेज है। तो तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये जो लाल लाल लाइन बनाया ये क्या होता है, ये होता है आपका स्मूथ मसल, SMOOTH, स्मूथ मसल। कौन सा स्मूथ मसल, ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल। और ये जो सेल है ये कौन सा सेल है, ये हो गया आपका मास्ट सेल, MAST, मास्ट सेल, राइट। बड़ा चैंपियन सेल है, इसी के वजह से ही एलर्जी होगा, ठीक है। नॉर्मल तादाद में अगर रहता है तो एलर्जी नहीं होता। और ये जो सेल है इसका नाम है मैक्रोफेज, मैक्रो PHAGE। एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बना लो बच्चों कि जो पेशेंट एलर्जिक पेशेंट है, जो अस्थमा का पेशेंट है, उसको ऐसा नाक से सिंबुड क्यों आता है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग में डिफिकल्टी क्यों होता है, ठीक है, पानी क्यों टपकता है नाक से, ये सब अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पर आपको तीन पॉइंट बताया है। एक तो नंबर 1 यहाँ पर क्या है, ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल। दूसरा ये क्या है आपका मास्ट सेल। तीसरा ये क्या है, ये आपका मैक्रोफेज। और चौथा घटना आपने क्या किया, आपने इनहेल किया और उसके साथ साथ क्या आ गया, पोलेन। क्या आ गया बताइए, पोलेन आ गया, ठीक है। तो पोलेन क्या होगा, ये मानिए कि ये मैक्रोफेज को हम बाहर देखा रहे हैं, मानिए कि ये मैक्रोफेज है, राइट, ये मैक्रोफेज, ये उसका न्यूक्लियस है मैक्रोफेज का। तो जब भी पोलेन आएगा तो ये मैक्रोफेज क्या करेगा, उसको स्वागत करेगा क्या, आरती उतारेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैक्रोफेज उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि पोलेन हमारे लिए क्या है, खतरनाक है, अच्छा नहीं है, ठीक है, पोलेन नहीं आना चाहिए था। तो ये मान लो कि ये जो पोलेन है ये मैक्रोफेज क्या करेगा, ये जो मैक्रोफेज ये पोलेन को क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा, खा लेगा, ठीक है, पोलेन को क्या करेगा, खा लेगा। तो ये एक घटना यहाँ पर देखा, तो मानिए कि ये जो पोलेन है इसको मैक्रोफेज ने खा लिया, ठीक है। अब खाने के बाद क्या करेगा, मैक्रोफेज इसको पीस में कन्वर्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। मैक्रोफेज इसको क्या करेगा बताइए, छोटा छोटा टुकड़ा बना देगा पोलेन का, ठीक है, छोटा छोटा ऐसा टुकड़ा बनाएगा पोलेन का, ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा बना के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पोलेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया मैक्रोफेज ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बात को ध्यान से समझो। मैक्रोफेज ने अगर पूरी तरह से पोलेन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट सम स्टूपिड मैक्रोफेज, मान लो ये मैक्रोफेज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, पोलेन को पार्शियली डिस्ट्रॉय करेगा, पार्शियली डिस्ट्रॉय दिस पोलेन। और जब भी पार्शियली डिस्ट्रॉय करेगा पोलेन को, तो ये क्या करेगा, ये मैक्रोफेज के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर रहता है, ठीक है, मैक्रोफेज मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहता है, ऐसा एक रिसेप्टर रहता है, ठीक है। तो चलो ये रिसेप्टर मैं अलग कलर से बनाता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आए। मैक्रोफेज के ऊपर यहाँ पर क्या रहेगा, एक स्पेशलाइज रिसेप्टर रहेगा, राइट। ये मैक्रोफेज के ऊपर रिसेप्टर रहता है, ये रिसेप्टर का नाम होता है MHC2। क्या नाम होता है इस रिसेप्टर का, MHC2। तो देखिए पहले से घटना फिर से बताता हूँ, आपने सांस लिया तो सांस के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ क्या है, पोलेन आया, तो पोलेन हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो पोलेन को लंग्स के अंदर बैठा हुआ रहता है कौन, मैक्रोफेज। तो पोलेन को क्या कर मैक्रोफेज उसको एनगल्फ कर लिया, खा लिया। तो खा के इसने क्या करा, ये मैक्रोफेज उसको पोलेन को पार्शियली डिस्ट्रॉय कर दिया, पार्शियली। अगर फुल्ली मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इसने पार्शियली डिस्ट्रॉय करा। पार्शियली डिस्ट्रॉय करके क्या करा, ये मैक्रोफेज पोलेन का एक टुकड़ा क्या करा, ये MSC मॉलिक्यूल के ऊपर बैठा दिया, MSC2 मॉलिक्यूल के ऊपर बैठा दिया, ठीक है।
तो MHC2 मॉलिक्यूल के ऊपर बैठा के मैक्रोफेज अभी क्या कर रहा है, बाकी लोगों को दिखा रहा है, बाकी सेल्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो बाकी कौन सा सेल्स इसको पहचाना, बाकी और एक टैलेंटेड सेल है। ठीक है, ये सेल क्या करा, आके इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल आके इसके साथ कनेक्ट हो गया। राइट, ये एक सेल है, तो ये सेल का नाम है टी सेल। देखो मैंने टी शेप बनाया, पर इसका शेप टी शेप नहीं रहता, टी सेल। ये वाला जो सेल है इसका नाम क्या है, टी सेल। तो मैक्रोफेज ने जो पोलन को रिप्रेजेंट करा था MHC2 के ऊपर, तो ये टी सेल आके क्या करा, ये पोलन के साथ बाइंड हो गया। ठीक है, किसके थ्रू बाइंड हुआ, ये टी सेल के पास कौन सा रिसेप्टर रहेगा, इसके पास रहेगा टी सेल रिसेप्टर। सिंपल, बहुत ही सिंपल है बच्चों। टी सेल के पास कौन सा रिसेप्टर रहेगा, ये जो रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर है, इसका नाम टी सेल रिसेप्टर, और ये कौन है, टी सेल है। तो मैक्रोफेज के पास क्या था, पार्शियली डिस्ट्रॉय पोलन, उसने रिप्रेजेंट करा था किसके ऊपर, MHC मॉलिक्यूल के ऊपर, MHC2 मॉलिक्यूल। और ये जाके दिखाया किसको, टी सेल को। तो टी सेल क्या करा, ये पोलन के साथ जाके बाइंड हो गया। किसके साथ बाइंड, किसके थ्रू बाइंड हुआ, टी सेल रिसेप्टर के थ्रू बाइंड हुआ। अब टी सेल क्या करेगा, ये एक दो केमिकल रिलीज कर देगा, ये यहां से दो केमिकल रिलीज कर देगा, ऐसा दो केमिकल रिलीज करेगा। ठीक, देखिए यहां पर इसने दो केमिकल रिलीज करा। ठीक, ये जो केमिकल है इसका नाम इंटरल्यूकिन 4, क्या नाम है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसका नाम है इंटरल्यूकिन 4। और इधर और एक केमिकल रिलीज करा, इसका नाम इंटरल्यूकिन 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये देखिए फिर से घटना बताता हूं, ये पोलन आया आपके अंदर, पोलन जब भी आया तो मैक्रोफेज ने उसको क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करके इसने क्या करा, पार्शियली पोलन को डिस्ट्रॉय करा। ठीक है, अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर पार्शियली डिस्ट्रॉय करा, तो पार्शियली डिस्ट्रॉय करके पोलन को मैक्रोफेज क्या करा, उसका एक रिसेप्टर के ऊपर बैठा के बाकी टी सेल को दिखा रहा है। तो ये रिसेप्टर का नाम क्या है, MHC2। तो MHC2 के साथ ऊपर जो पोलन है ये आके कनेक्ट हो गया, कौन, इसके साथ, टी सेल। तो टी सेल कौन सा रिसेप्टर के साथ आके कनेक्ट हुआ, टी सेल रिसेप्टर। और जब भी ये कनेक्ट हुआ तब क्या करा, टी सेल ने दो केमिकल और रिलीज कर दिए, एक का नाम इंटरल्यूकिन 5, एक का नाम इंटरल्यूकिन 4। तो ये इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 जाके बाइंड हो जाएगा और एक सेल के साथ जिसका नाम है बी सेल। क्या नाम है बताइए, इसका नाम हो गया बी सेल। ये हो गया आपका बी सेल। राइट, ये बी सेल है, ये बी सेल। बी सेल के ऊपर एक स्पेशलाइज क्या रहता है, रिसेप्टर। क्या रहता है इसके पास बताइए, एक स्पेशलाइज और रिसेप्टर रहता है यहाँ पर। हाँ, ये बी सेल के पास क्या रहता है, थोड़ा सा और स्पेशलाइज क्या रहता है, इसके साथ ऊपर एक रिसेप्टर रहता है। तो अब ये कौन सा सेल है, बी सेल है। तो टी सेल ने क्या रिलीज करके रखा था, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। तो ये इंटरल्यूकिन 4 आके क्या करा बताइए, आके बाइंड करा किसके ऊपर, ये रिसेप्टर ऑफ बी सेल। जब भी बी सेल के रिसेप्टर के ऊपर क्या हुआ, यहां पर और भी रिसेप्टर है, मान लो कि इंटरल्यूकिन 5 यहां पर आके बाइंड हुआ। ठीक है, तो यहां पर जब भी बी सेल के ऊपर ए इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 बाइंड हुआ तो ये बी सेल कन्वर्ट हो गया किसमें, प्लाज्मा सेल में। किसमें कन्वर्ट हुआ बताओ, प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो यहां पर मैं ड्रॉ करता प्लाज्मा सेल, ये मानिए कि ये प्लाज्मा सेल। राइट, ये प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल क्या करता है, ये पर सेकेंड थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडी रिलीज करता है, वाई शेपेड प्रोटीन रिलीज करता है। प्लाज्मा सेल क्या रिलीज करता है बताइए, ऐसा वाई शेपेड प्रोटीन जिसका नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल क्या रिलीज करता है बताइए, ये रिलीज करता है वाई शेपेड एंटीबॉडी। क्या रिलीज कर दिया यहाँ पर, एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये वाई शेपेड प्रोटीन जो है एंटीबॉडी है। और
कौन सा सेल एंटीबॉडी को रिलीज करा, प्लाज्मा सेल। ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें से क्या करेगा, ये प्लाज्मा सेल और एक एंटीबॉडी का टाइप है, ठीक है। तो यहां से एक एंटीबॉडी, स्पेशलाइज एंटीबॉडी रिलीज करेगा जिसका नाम इम्यूनोग्लोबुलिन ई। क्या नाम है बताइए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई या तो एंटीबॉडी ई। ये तो ये जो एंटीबॉडी है, ये कौन सा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ई। तो ये एंटीबॉडी ई जाके क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा किसको बताइए, मास्ट सेल को। किसको स्टिमुलेट कर देगा, मास्ट सेल को स्टिमुलेट कर देगा। और मास्ट सेल को जब भी स्टिमुलेट करा तो मास्ट सेल ने रिलीज कर दिया क्या बताइए, हिस्टामिन। क्या रिलीज कर दिया, हिस्टामिन, ठीक है। तो ये मास्ट सेल ने क्या रिलीज कर दिया, हिस्टामिन रिलीज कर दिया। और हिस्टामिन इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एलर्जी और एस्थमा, राइट। तो हिस्टामिन क्या क्या काम करेगा, हिस्टामिन एक तो इसने करेगा कि श्रिंक द ब्लड वेसल। इसने क्या करेगा, ब्लड वेसल को श्रिंक बना देगा। यहां से जो ब्लड वेसल जा रहा है, मानिए कि ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल के ऊपर ऐसा सेल रहेगा, ठीक है, ऐसा सेल रहेगा। तो ये सेल को और छोटा बना देगा। तो जब सेल को छोटा बना देगा तो इसके अंदर से, गैप के अंदर से क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा, ठीक है। पानी भर जाएगा मतलब पानी नहीं, एक्चुअली प्लाज्मा भर जाएगा। तो वही प्लाज्मा आपके नाक से, वही पानी, वही वाटरी फ्लूइड आपका नाक से निकल आएगा, ठीक है। तो ये हिस्टामिन क्या करेगा, हिस्टामिन कॉज श्रिंक द ब्लड वेसल, जिसके वजह से ये अंदर का मतलब वाटरी एनवायरनमेंट बन जाएगा लंग्स के अंदर। दूसरा क्या है बताइए, इट इज द हिस्टामिन इंक्रीज द रिलीज ऑफ गॉबलेट सेल। ये क्या करेगा, गॉबलेट सेल का सेक्रेशन बढ़ा देगा, ठीक है। तो गॉबलेट सेल क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है। तो वही म्यूकस, यहां पर अगर म्यूकस प्रोडक्शन हुआ, तो ये म्यूकस क्या करेगा, आपका नाक में आ जाएगा, आपका मतलब थ्रोट में घड़ स्वीजिंग आवाज करेगा, ठीक है। ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगा और नाक से ये सिंबूड के रूप में निकल आएगा। और दूसरा क्या करेगा, यहाँ पर ये जो स्मूथ मसल बताया था मैंने, ये स्मूथ मसल को क्या कर देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर कर देगा तो यहाँ पर ये जो स्पेस है ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो ब्रीदिंग बहुत ही क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ओ माय गॉड। तो इसी को क्या बोलते हैं, एलर्जी। मैं एक बार फिर से समराइज करता, देखिए आपने इनहेल किया ऑक्सीजन जब भी इनहेल किया तो इसके साथ साथ मान लो कि अनएक्सपेक्टेडली क्या आ गया, पोलेन आ गया। तो ये पोलेन हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो पोलेन को कौन एनगल्फ कर लिया, मैक्रोफेज पोलेन को एनगल्फ करके इसको पार्शियली डिस्ट्रॉय करा। पार्शियली डिस्ट्रॉय जब भी करा तो क्या आया, प्रॉब्लम आया। अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये पार्शियली डिस्ट्रॉय पोलेन का एक टुकड़ा क्या करता है, उसने मैक्रोफेज ने MHC2 मॉलिक्यूल के ऊपर बैठा देता है। तो बाद में वो किसको दिखाता है, टी सेल को। तो टी सेल आके बाइंड होता है किसके थ्रू, टी सेल रिसेप्टर के थ्रू। तो टी सेल जब भी बाइंड हो जाता है तो ये पोलेन को देख के ये रिलीज कर देता है दो केमिकल, एक तो इंटरल्यूकिन 5, दूसरा इंटरल्यूकिन 4। तो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 जब भी बी सेल के ऊपर बाइंड होता है, ठीक है, तो ये बी सेल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल क्या रिलीज करने लगता है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी में से एक खास एंटीबॉडी कौन है, एंटीबॉडी ई। तो एंटीबॉडी ई जाके स्टिमुलेट कर देता है किसको, मास्ट सेल को, ठीक है। और मास्ट सेल रिलीज करता है एक केमिकल जिसका नाम है हिस्टामिन। और हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है। कैसे एलर्जी कॉज करता है, ये आपका एंडोथेलियल सेल जो है ब्लड वेसल को क्या कर देता है, श्रिंक कर देता है। तो लंग्स में पानी, वाटरी फ्लूइड भर जाता है। दूसरा बात, ये गॉबलेट सेल का रिलीज बढ़ा देता है। गॉबलेट सेल ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस रिलीज करने लगता है, तो नाक से सिम उड़ाता है। तीसरा बात, ये क्या करता है, ये जो ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग करने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और भी बहुत सारा चीज़ें होता है, मैं यहाँ पर इतना आपके लिए काफ़ी है एज ए नीट स्टूडेंट, राइट। हाँ बच्चों, तो अब हम बात करेंगे सेकेंड डिजीज़ के ऊपर जिसका नाम है एम्फाइसीमा, राइट। तो ये भी काफ़ी बार नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो देखिए और एक चीज़ मिस हुआ कि ये जो एलर्जी मीन एस्थमा है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आप यूज़ कर सकते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर,
ब्रोंकियोडाइलेटर मतलब ब्रोंक्यूल अगर ऐसा नैरो हो गया, ऐसा नैरो हो गया तो उसको डायलेट कर देगा, ऐसा मोटा कर देगा, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर। और यूज़ कर सकते क्या, स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड कंटेनिंग जो ड्रग है वो क्या कर देता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, मतलब वो जो सूजन है उसको कम कर देता है। तो ये दो थेरेपी आप ले सकते हैं और एंटीहिस्टामिन भी ले सकते हैं ये अस्थमा के लिए, राइट। अब हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, इम्फाइसीमा। तो इम्फाइसीमा जो डिजीज है उसको सीओपीडी भी बोला जाता है, ठीक है। तो सीओपीडी स्टैंड फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज, मतलब एक क्रोनिक डिजीज है, राइट। किस तरह का डिजीज है सीओपीडी या एम्फाइसीमा, ये होता है एक तरह का क्रोनिक रेस्पिरेटरी मीन पल्मोनरी डिजीज। अब क्रोनिक का मतलब क्या होता है, क्रोनिक का मतलब होता है कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। क्या होता है बच्चों, कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत समय तक ये चलते रहेगा, ठीक है। तो अगर बहुत समय तक मतलब खराब एनवायरनमेंट में रहा, ठीक है, सिगरेट स्मोक करा, तो क्या होगा, ये एम्फाइसीमा या सीओपीडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिम्टम क्या है, तो नंबर वन फर्स्ट सिम्टम है कि ए डैमेज एल्वियोलर वॉल एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। देखिए क्या बात बताया यहाँ पर, ये किसको डैमेज करता है, मानिए कि ये जस्ट एक एल्वियोलाई मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक, मानिए कि ये है एक एल्वियोलाई, राइट, एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है। तो यहाँ पर और कुछ और एल्वियोलाई ड्रॉ कर देते हैं, राइट, ये एल्वियोलाई है, ठीक है, ये एल्वियोलाई है, इसका नाम है एल्वियोलाई, LVOLI, एल्वियोलाई। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर क्या मेंशन करा कि डैमेज एल्वियोलर वॉल एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। ये जो एल्वियोलर ये जो वॉल है इसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। डैमेज क्यों होगा, डैमेज होगा ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग एंड टॉक्सिक स्मोक इनहेलेशन। अगर कॉन्टिन्यूसली कोई क्रोनिक मतलब कॉन्टिन्यूसली कोई सिगरेट पीता है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, या टॉक्सिक मतलब खराब एयर में मतलब बहुत दिन से मतलब क्या कर रहा है वहाँ पर रह रहा है, खराब खराब जो टॉक्सिक जहरीला स्मोक है वो अगर इनहेल कर रहा है, तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है एम्फाइसीमा या तो सीओपीडी। तो ये सिगरेट स्मोकिंग अगर किया या टॉक्सिक यार अगर इनहेल किया तो ये क्या कर देता है, एल्वियोलाई का जो वाल है ये इसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। कैसे डैमेज कर देता है, यहाँ पर इलास्टिक फाइबर होता है, क्या होता है बताओ, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। तो ये इलास्टिक फाइबर को डैमेज कर देता है, कौन, सिगरेट मतलब निकोटीन, सिगरेट में क्या पाए जाते हैं, निकोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिगरेट स्मोकिंग अगर बहुत दिन तक करा या बहुत टॉक्सिक जहरीला यार आपने इनहेल करा तो एल्वियोलाई एल्वियोलर वॉल को क्या करता है, डैमेज कर देता है। कैसे डैमेज करता है, यहाँ पर एल्वियोलाई में क्या रहता है, इलास्टिक फाइबर। तो ये इलास्टिक फाइबर अगर डैमेज हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये जब भी एयर आएगा, ऑक्सीजन जब आएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन जब आएगा तो ये फूल जाना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन। क्या होना चाहिए बताइए, एक्सपेंशन, TION। और जब आप एयर को छोड़ दोगे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाता है, क्या होना चाहिए बताओ, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होना चाहिए बताओ, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रैक्शन। तो अगर ये इलास्टिक फाइबर नहीं रहेगा, यहाँ पर डैमेज हो जाएगा, तो ये ना तो एक्सपेंड करेगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो अब ब्रीदिंग कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं, ब्रीदिंग बहुत ही क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लमेटिक मतलब आपका बॉडी में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी, क्या आ रहा है बताइए, डैमेज ऑफ इलास्टिक फाइबर, दैट्स मीन नो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स मीन रेस्पिरेशन इज नॉट डन प्रॉपरली। तो क्या हो जाएगा, आपका बॉडी में आएगा डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। क्या आएगा बताइए, डेफिशिएंसी ऑफ O2, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी आएगा। और ऑक्सीजन का अगर डेफिशिएंसी आता है आपका बॉडी में तो बॉडी दिखता है ब्लू कलर का। कैसा दिखता है बताइए, ब्लू कलर
बॉडी, ठीक है। ऑक्सीजन का अगर डेफिशिएंसी होता है अपना बॉडी में तो बॉडी ब्लू कलर का दिखने लगता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ब्लू ब्लोटार डिजीज। क्या बोला जाता है बताइए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोला जाता है बताइए? ब्लू ब्लोटार, BLUE, BLUE, ब्लू ब्लोटार डिजीज, ठीक है। काफी बार नीट में इसको पूछा गया, ये बड़ा ध्यान से याद रखना, ठीक है। देखिए फिर से बताता, देखिए इलास्टिक फाइबर डैमेज हो जाएगा किस लिए? ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग एंड टॉक्सिक स्मोक इनहेलेशन। तो इलास्टिक फाइबर अगर डैमेज हो जाएगा तो नो एक्सपेंशन एंड नो कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स मीन क्या है? रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस नहीं हो रहा है, प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो आपका बॉडी में क्या आएगा? ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी अगर आता है तो बॉडी कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। तो उसको क्या बोला जाता है? ब्लू ब्लोटार डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI फॉर नीट एग्जाम। बच्चों याद रखिएगा, ये यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और 3-4 पॉइंट मैं बता दूंगा आपको ओरली, ये आप हर हल में याद रखना क्योंकि यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होता है? गैस एक्सचेंज नॉट टेक्स प्लेस प्रॉपरली, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया। दूसरा बात क्या है? एल्वियोलर सैक फिल्ड विथ एयर इवन आफ्टर एक्सप्रेशन, आपने एक्सप्रेशन कर देने के बाद भी, ठीक है, क्या है? एक्सक्रेशन नहीं, सॉरी एक्सक्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन कर देने के बाद भी, ठीक है, मतलब सांस छोड़ देने के बाद भी आपका ये एल्वियोलर जो सैक है ये क्या रहेगा? फिल्ड रहेगा किससे? अपना मतलब एयर से फिल्ड रहेगा। तो यही बात बताया, एल्वियोलर सैक फिल्ड विथ एयर इवन आफ्टर एक्सपिरेशन, सांस छोड़ देने के बाद भी आपका एल्वियोलाई में क्या रहेगा? मतलब एयर रहेगा। तो फिर से आप सांस ले पाएंगे क्या? ऑक्सीजन ले पाएंगे? ऑलरेडी ये तो भरा हुआ है, फिर से नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा? आपको ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम जाएगा, ठीक है। दूसरा बात क्या है? देखिए एक्सहेलेशन बिकम मोर डिफिकल्ट, तो इसके क्या हो जाएगा? एक्सहेलेशन बिकम मोर डिफिकल्ट, मतलब सांस छोड़ देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्या भरा रहेगा बताइए? एयर भरा हुआ रहेगा। और ये डिजीज अगर एक बार हो गया तो ये कभी ठीक नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इरिवर्सिबल डैमेज एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोलाई। ये क्या हो जाता है? ये इलास्टिक फाइबर अगर एक बार डैमेज हो गया, ठीक है, तो ये फिर से वापस ठीक होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इरिवर्सिबल। क्या बोला जाता है बताइए? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबली क्या हो जाता है? ये इलास्टिक फाइबर डैमेज हो जाता है। और दूसरा बात क्या है? नो परमानेंट क्योर। क्या होता है बताइए? नो परमानेंट क्योर, परमानेंट क्योर। एक बार एक डिजीज लग गया तो परमानेंटली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ सोल्यूशन क्या ले सकते हैं? एक तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ब्रोंकियो डायलेटर यूज कर सकते हैं, ब्रोंचियो डायलेटर, ठीक है। ब्रोंकियो डायलेटर यूज करेंगे, जैसे कि देखना कोई लोग मतलब ऐसे इनहेलर लेता है, ठीक है, इनहेलर लेता है, मुंह में लगा ऐसे करके सक करता है, तो उसको उसके अंदर मतलब दवाई रहता है, ठीक है, मेडिसिन रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियो डायलेटर। दूसरा और क्या यूज कर सकते हैं? एंटीबायोटिक ले सकते हैं आप, एंटीबायोटिक ले सकते हैं। और ऑक्सीजन थेरापी होता है, ऑक्सीजन थेरापी, क्योंकि आपका बॉडी में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी रहेगा। तो ये सब यूज करके ये डिजीज से थोड़ा सा राहत मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट व्हाट? एम्फाइसीमा और सीओपीडी। जो जो जगह पे मैंने फोकस किया यहाँ पे फोकस बनाए रखना, और यहां से ही हर बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाँ बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के ऊपर, राइट। तो ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इट इज ओकार ड्यू टू द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। कौन सा काम करते हैं ये ऑक्यूपेशन के ऊपर डिसाइड रहता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? इट इज कॉज ड्यू टू गैस फ्यूम और डस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट वेयर ए पर्सन वर्क। किस किस के वजह से होता है ये? एक तो होता है गैस फ्यूम, ठीक है, खराब गैस का फ्यूम अगर आया, या तो डस्ट कॉन्टेनिंग एनवायरमेंट में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर वो काम करते रहा
तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, दूसरा बात, इट इज ओकार क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ सिलिका एंड एस्बेस्टोस। तो कैसे होता है ये, इट इज रियली ओकार क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ सिलिका एंड एस्बेस्टोस डस्ट इन द माइनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जब कोई खदान में काम कर रहा है, ठीक है, और वो खदान में किसका डस्ट है, एक तो सिलिका का डस्ट है और दूसरा किसका डस्ट है, एस्बेस्टोस का डस्ट है। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मान लो कि माइनिंग इंडस्ट्री में कोई पर्सन मतलब कोई लेबर काम कर रहा है, ठीक है, और जहां पर सिलिका कंटेनिंग डस्ट है, तो वो पर्सन को कौन सा डिजीज होगा, उसको बोलते हैं सिलिकोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों सिलिकोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ पर्सन जहां पर काम कर रहा है जहां पर एस्बेस्टोस डस्ट है, तो उसको क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, एस्बेस्टोसिस। क्या हो जाएगा बताइए, एस्बेस्टोसिस बोल के डिजीज आएगा। तो जहां पर सिलिका कंटेनिंग डस्ट है, जो माइनिंग इंडस्ट्री में जहां पर वो पर्सन काम कर रहा है, तो उसको हो जाएगा सिलिकोसिस। जहां पर एस्बेस्टोस का डस्ट है उसको हो जाएगा एस्बेस्टोसिस। अब इसमें क्या होता है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो ऑब्वियसली ये कहां पर होगा, लंग को अटैक करेगा, राइट। तो ये मान लीजिए कि ये एल्वियोलाई है, ये हो गया एल्वियोलाई। एक एल्वियोलाई मान लो, यहाँ पर एक एल्वियोलर सैक बनाया काफ़ी सारा, राइट, ये एल्वियोलर सैक है, राइट, ऐसा है। अब इसमें क्या होता है कि जो मतलब यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ हो जाता है। क्या ग्रोथ हो जाता है बेटा, फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस। फाइब्रस टिश्यू अगर ग्रोथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस। किसके वजह से होता है, अगर सिलिका कंटेनिंग डस्ट इनहेल किया, एस्बेस्टोस कंटेनिंग डस्ट इनहेल किया, तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, अगर सिलिका आया तो सिलिकोसिस, अगर एस्बेस्टोस की वजह से हुआ तो एस्बेस्टोसिस। अब इसमें होता है क्या, देखिए, ये जो सिलिका कंटेनिंग डस्ट लंग में क्रोनिक एक्सपोजर हो रहा है, क्रोनिक बोले तो मतलब इट इज कंटिन्यू टू लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्रोनिक एक्सपोजर अगर हुआ तो ये क्या कर देता है, इंक्रीज द चांस ऑफ टीबी। ये सिलिकोसिस अगर हो गया तो ये क्या करता है, इंक्रीज इन CREAS, इंक्रीज द चांस ऑफ टीबी। टीबी बोल के एक खतरनाक बीमारी आता है, आपको पता है, ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, तो ये सिलिकोसिस क्या इंक्रीज कराता है, इंक्रीज द चांस ऑफ टीबी। ठीक है, टीबी क्यों होता है, सिलिकोसिस जबकि अलग डिजीज है, सिलिकोसिस अगर होता है तो ये फैसिलिटेट करता है कौन सा डिजीज को, टीबी होने को, क्योंकि यहाँ पर ये लंग के अंदर क्या होता है, मतलब कुछ बैक्टीरिया आ जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। कौन सा नाम होता है इसका, माइकोबैक्टीरियम। कौन सा नाम होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो होने लगता है, कहाँ पर बताइए, एल्वियोलाई में। ठीक है, लंग में ग्रो होने लगता है। क्यों ग्रो होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा डस्ट आ रहा है, सिलिका कंटेनिंग डस्ट आ रहा है। और सिलिका क्या करता है, ये बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो क्यों होगा, देखिए, मैंने एक बार थोड़ी देर पहले बताया था कि लंग में क्या रहता है, मैक्रोफेज रहता है। तो जो भी पोलेन आता है, डास्ट आता है, जो भी कुछ आता है, तो मैक्रोफेज उसको क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। अब ये माइक्रोबैक्टीरियम आया तो मैक्रोफेज को उसको क्लीन करना चाहिए। ठीक है, पर क्या होता है, ये सिलिका जब आके मतलब लांग में गिरता है, लांग में आता है, तो ये मैक्रोफेज क्या हो जाता है, बहुत ही स्टूपिड मैक्रोफेज हो जाता है। ये मतलब ढीला पड़ जाता है, ये अच्छे से काम नहीं करता है। मतलब मैक्रोफेज क्या हो जाता है, मैक्रोफेज बिकम इनएक्टिव ड्यू टू सिलिका कंटेनिंग डस्ट। अगर मैक्रोफेज इनएक्टिव हो गया सिलिका की वजह से, तो क्या ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का जो बैक्टीरिया है इसको क्लियर कर पाएगा, नहीं क्लियर कर पाएगा। तो अगर नहीं क्लियर कर पाया तो ये क्या करेगा, और ग्रो करेगा, और ग्रो करके क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। तो ये सिलिकोसिस की वजह से होता है। दूसरा और एक बच गया, कौन बताइए, एस्बेस्टोसिस। अगर एस्बेस्टोसिस अगर होता है तो ये क्या करता है, इट इंक्रीज द चांस ऑफ कैंसर।
क्या कर देता बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज द CHANC चांस ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये बात आप कोई भी हाल में याद रखिएगा, राइट। अब देखिए इसका क्योर कैसा है, फिर क्योर कैसे होंगे बताइए। एक तो हो गया कि क्रोनिक एक्सपोजर के वजह से क्या होगा, ये डिजीज हो जाएगा, जैसे कि अवॉइड, आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोनिक टाइम मतलब बहुत समय मतलब लेके अगर डस्ट कंटेनिंग, सिलिका कंटेनिंग, एस्बेस्टोस कंटेनिंग अगर फ्यूम लिया, ठीक है, एयर इनहेल किया, तो ये सब डिजीज हो जाएगा आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये आपको अवॉइड कैसे करना है, एक तो अवॉइड क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ डस्ट एंड सिलिका एंड एस्बेस्टोस, जहां पर ये सब धूल, एस्बेस्टोस का धूल उड़ रहा है, सिलिका का धूल उड़ रहा है, वहां का मतलब जो एनवायरमेंट वो, हाँ, तो यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो आपको सीधा सीधा क्या करना है, अवॉइड करना है। दूसरा बात, ये जो डिजीज़ ये अगर एक बार हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इनक्यूरेबल है, ये कभी मतलब हटने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक। तो इसलिए क्या बोला गया, इट इज़ इनक्यूरेबल एंड नो परमानेंट क्योर, नो परमानेंट क्योर, कोई परमानेंट क्योर नहीं है। और दूसरा क्या क्या हो सकता है, इसको कैसे अवॉइड कर सकता है, अगर वो एरिया में किसी का मजबूरी हो गया काम करना तो कैसे करेंगे, ठीक है। लोग तो मतलब काम करते करते मर भी जाते हैं फिर भी वो नहीं छोड़ते, ठीक है, जबकि उसको पता रहता है कि हम जाने वाले हैं दुनिया से, तब भी लोगों को, गरीब लोगों को मजबूरी रहता है। तो उस समय एक सोल्यूशन है, वो क्या कर सकता है, यूज प्रोटेक्टिव मास्क, यूज प्रोटेक्टिव मास्क, राइट, मास्क, ये यूज़ कर सकते हैं, बस यही एक सोल्यूशन है, राइट। तो दैट इज़ ऑल अबाउट ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। और कुछ डिसऑर्डर है जो मतलब उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो खास इंपॉर्टेंट मतलब कैरी कर रहा था, वो है आपका कोविड-19 मीन कोरोना वायरस, उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दिया। वहाँ से मतलब इस बार मुझे लगता है 100% नीट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और वो वीडियो में आप जानते हो कि मतलब गर्म पानी पियो, हल्दी मतलब दूध पियो, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल फिजियोलॉजी बताया गया, वायरस का लाइफ साइकिल बताया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पर उसको कवर किया गया है, ठीक है। तो वो अब जरूर देखना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।